बेसिकली आइडियाज तो हैं, लेकिन उसको ईजी और शॉर्ट टर्म लॉन्स जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट मिलते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट स्कोर एंड एवरीथिंग आउट। I'm sorry, sir. I'm late. It's all right. ठीक है, दे दो आज। नहीं आओ। नहीं सर, पराठो नहीं यार, नहीं पराठो को नहीं, you are this whole leader. ना I'm sorry के मीडिया कहाँ बैठी हो? नहीं मैं नहीं होना। आ जाओ। मैं चलता हूँ। साढ़े हम लीडर ने बाकी हो जाएगी। अच्छा जी, जो स्मॉल स्केल बेसिकली बिजनेसेस हैं उनको लोन्स की आजकल के दौर में खासतौर पर जब रिसेशन हमें हिट कर रहा है और बेसिकली फाइनेंस के बहुत इश्यूज हैं, तो उसमें ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोन्स हैं ये काफ़ी जो सा एडवांटेज होगा आज की इंडस्ट्री के लिए। तो मज़ीद इसमें यह है कि जो नए यूथ आ रहा है उसके ऊपर जो जो इनके पास आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको फाइनेंस करने के रिसोर्सेज नहीं, उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ब्रीफ करें कि आप इसको जो होता है ना, ये आपका जो स्कीम है इसको ये उनको कैसे कैटर कर सकता है। तो मज़ीद मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सारों कि आप आए और ये स्कीम को जो सा आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो मज़ीद कंटिन्यू आप करें तो मज़ीद इस पर डिस्कशन हो जाएगी। मेरा नाम राशिद महमूद चीमा है और मैं सीनियर ऑफिसर एक्सेस टू फाइनेंस यूनिट 2 स्टेट बैंक गुजरांवाला का। और जिस तरह अभी सर ने जिक्र किया स्कीम का, सो हम इस स्कीम के ऊपर आपको डिटेल से बताएंगे। ये स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने सर्कुलर 12 दिसंबर को सर्कुलर निकाला था, उसके तहत अभी स्कीम लॉन्च की है। और इसकी जो मॉडलिटीज़ हैं, ये इसकी जो सारी नीति ग्रिटीज़ हैं उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको कोई भी सवाल होगा उसको पूछ सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि एसएमई सेक्टर के हवाले से, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है उसका 90% जो है वो एसएमई के अंदर फॉल करता है। और अगर हम इसको देखेंगे इसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो 40% जो हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर वो हमारे एसएमईज कर रही हैं। इसके साथ ही साथ 62% हमारी जो वर्क फोर्स है वो एम्प्लॉयड है हमारी इसके एसएमई सेक्टर के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले डिफाइन की थी एसएमई की डेफिनेशन, एक बनाई थी कि एसएमईज को क्या की डेफिनेशन क्या होगी। सो वक्त बढ़ने पर 2013-14 के अंदर हम लोगों ने एसएमईज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक एससी यानी कि स्मॉल एंटरप्राइज और एक एमई यानी कि मीडियम एंटरप्राइज। इनको हम लोगों ने डिवाइड किया कि आपकी जो सेल्स टर्नओवर है और जो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उसके ऊपर। पहले जो एसएमई जो स्मॉल एंटरप्राइज थी उसकी 150 मिलियन तक यानी कि 15 करोड़ रुपए तक था, और साथ में उसके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, और सेम केस था मीडियम एम्प्लॉइज के ऊपर। सो ऐसे ही फोरम से फीडबैक आया कि जो एसएमई का बिजनेस होता है वो बड़ा वेरी करता है, यानी कि अगर कोई ट्रेडिंग के अंदर है तो उसके अंदर कम एम्प्लॉइज हैं, लेकिन अगर कोई लेबर इंटेंसिव बिजनेस के अंदर है तो उसके अंदर ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए 29 मार्च 2022 को एक सर्कुलर निकाला, जिसके बाद अब एसएमएसई और एमई के अंदर जो मिनिमम वर्कर रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और वो है आपका टर्नओवर, ये कि जो एससी स्मॉल एंटरप्राइज है उसका 1.5 करोड़ का 15 करोड़ का है, और जो मीडियम एंटरप्राइज है उसका 15 करोड़ से लेकर 80 करोड़ तक है। और साथ में उनकी फाइनेंशियल लिमिट्स को भी डिफाइन कर दिया गया है कि आपको उनकी मैक्सिमम एक्सपोजर कितना होगा। जो एससी है उसका मैक्सिमम एक्सपोजर 25 मिलियन है यानी कि 2.5 करोड़ का, और जो एमई है उसका 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम गोल सेट करता है अपने एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो एसएमई के हों, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग के हों। जो हमने अपनी नेशनल एसएमई पॉलिसी 2021 में लॉन्च की थी उसके तहत ये डिसाइड किया था कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग फाइनेंसिंग टू एसएमई है उसको हमने 2025 दिसंबर 2025 तक 800 अरब तक लेके जाना है, और साथ में जो उसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ बॉर्डर्स होंगे उसको हमने 7 लाख तक लेके जाना है। ये हमारे दो गोल्स हैं, ये आउटस्टैंडिंग के ऊपर है और ये हमारे गोल्स हैं जिनको स्टेट में असेस करेगा दिसंबर 2025 के अंदर। अगर हम अभी की सूरत से देखें तो अभी हमारी जो आउटस्टैंडिंग है एसएमई, जो डेटा हमारे पास बिल्कुल कम्युनिकेटेड है, वो तकरीबन 500 अरब की है, कि 500 बिलियन हमारी आउटस्टैंडिंग है एसएमई फाइनेंसिंग, और जो कि तकरीबन 5 या 8-7% रखती है हमारी टोटल
जितनी भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जितनी फाइनेंसिंग हुई है उसका 5.87% है और एनपीएस जो है वो 16.1% है और जो नंबर ऑफ बोरोवर्स हैं ये थोड़ा सा एक कंसर्न है वो अभी 1,69,000 है और इसको हमने 7 लाख तक लेके जाना है अगले 3 सालों के अंदर जी। तो ये एक बेंचमार्क गोल हमने सामने डिफाइन कर दी किस तरह से हमने लेके जाना है। अब इन स्कीम्स के लिए बहुत जरूरी इस गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि स्कीम्स भी लॉन्च की जाए जिसके तहत एसएमईज को जो है वो फाइनेंस किया जाए। जैसे कि अभी एसपीपी साहब भी बता रहे थे कि एक डिस्कशन चल रहा है और काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है एसएमईज के लिए सर्वाइव करना। तो इसी असनाम में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ने मिलकर एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है। इसके ऊपर हम आपको आज कहा करेंगे। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी को देखें तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो जैसे कि पहले हम एक स्कीम थी प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम बिल्कुल उसी की तरह पे बनाई गई है। 21 से 45 साल की उम्र के तमाम लोग जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। इस स्कीम के अंदर जो आईटी से ताल्लुक रखते हैं लोग उनके लिए स्पेशल रखा गया है कि उनकी जो लोअर एज लिमिट है वो 21 की बजाय 18 काउंट होगी। दूसरी चीज इसके अंदर जो आपको बताएंगे इसकी जो अपर एज लिमिट है 45 की ये सिर्फ अप्लाई होगी अगर सोल प्रोप्राइटर है। अगर तो एसएमई में लेट से 2 से 3 पार्टनर है तो कम से कम कोई एक पार्टनर ऐसा हो जिसकी उम्र जो है ना 45 से कम हो तो ये उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। इस स्कीम में सबसे खास बात है जो कि पहले किसी स्कीम में नहीं की गई वो ये है कि इस स्कीम के तहत एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन लोन और डेवलपमेंट लोन दोनों कवर होंगे। प्रोडक्शन लोन के ऊपर स्टेट बैंक ने पहले कोई ऐसी स्कीम नहीं थी और ये पहली दफा ऐसी स्कीम आई है जिसके अंदर प्रोडक्शन लोन भी हैं। थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी रिप्रेजेंटेटिव रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के अंदर भी और एक इंडिकेटिव जो है ना लिमिट्स और रेट्स बताता है ताकि जो हमारे बैंकर हैं या जो हमारे फार्मर हैं जब वो असेस कर रहे हो कि जनाब ये कितनी मुझे लोन चाहिए इसके ऊपर तो वो हमारे इंडिकेटिव रेट्स हैं जो कि 2022 तक अपडेटेड है। उसके तहत जो है इसके अंदर जो है ना आपकी फाइनेंसिंग सारी होगी जी। अगर हम बात करते हैं लोन साइज की तो इसको 3 टियर पर डिवाइड किया गया है जी। सबसे पहले टियर 1 है। ये तो बहुत मुझे लगता है इंडिकेटर रेट्स में आप लेटेस्ट नहीं अप्लाई हो ये जो अभी हाँ इस स्कीम के तहत जो होंगे वो 2020 में का जिक्र किया गया है उन्होंने। लेटेस्ट है वो उससे भी आप देख सकते हैं लेकिन इसके अंदर के लोग 2020 के रेट्स होंगे जो हम जिक्र कर रहे हैं। अब अगर इसके अंदर हम देखते हैं साइज ऑफ लोन का तो लोन की जो है 3 टियर में डिफाइन किया गया है इसको। टियर 1 जो है वो 5 लाख रुपए तक लोन है 5 लाख रुपए तक लोन है। टियर 2 में 5 लाख से 15 लाख रुपए तक लोन है और टियर 3 में 15 लाख से 75 लाख रुपए तक लोन है। टियर 1 और टियर 2 जो है ये क्लीन लैंडिंग है यानी कि इसके अगेंस्ट कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। टियर 3 जो है वो एक रेगुलर आपका जैसे हम फाइनेंसिंग करते हैं जिसमें कोलैटरल की रिक्वायरमेंट भी होती है और एज पर जो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी होती है उसके अंदर आपने कोलैटरल रखना होता है। अब हम बात करते हैं इस पे लोन की टाइप क्या होगी। इस पे रेट्स क्या अप्लाई होंगे वो मसला आगे लेकर बताऊंगा जी। अगर हम लोन टाइप की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह के लोन आप कर सकते हैं। टर्म लोन हो सकता है या वर्किंग कैपिटल लोन हो सकता है। इस्लामिक बैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मुराबा के तहत जो है ना लोन भी हो सकता है। फर्दर इसके अंदर हम देखें तो जो इस लोन के तहत आप कमर्शियल व्हीकल भी कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा बिजनेस है जैसे कि किसी का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है या किसी का ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर गाड़ी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उसमें गाड़ियाँ ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो अगर आप किसी एसएमई को पैसे देते हैं जिसके अंदर सिविल वर्क्स भी इन्वॉल्व है कोई कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है कोई दीवार खड़ी करनी है या कोई चीज़ एलिवेट करनी है तो उसके लिए इस स्कीम में आप 65% तक जो है सिविल वर्क्स भी कवर्ड है जी। इसी लोन को जो अगर आप देखें जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये एग्रीकल्चर के लिए भी है और एग्रीकल्चर में दोनों साइडों के लिए है। प्रोडक्शन के लिए भी है यानी कि क्रॉप्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए यानी कि कोई आपने कोई ट्रैक्टर खरीदना है या पैसे कुछ खरीदना उसके लिए। थोड़ा सा बात करते हैं लोन के टेनर के ऊपर। जो टियर 1 है ये 3 साल की जो है इसकी अप टू 3 ईयर यानी कम भी हो सकता है लेकिन अप टू 3 ईयर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी। लेकिन चूंकि जो हमारी फसलें होती हैं या जितनी भी हमारी क्रॉप होती हैं उनका जो टाइम होता है वेरी करता है। कोई 6 माह बकती है कोई 1 साल में बकती है कुछ एरिया पर 1.5 माह भी 1.5 साल में भी होता है। उनका जो लोन मेच्योरिटी होगी वो क्रॉप के साथ अटैच हो जाएगी यानी कि लेट्स से अगर 6 माह बाद आपकी फसल बकी है तो या कुछ 6 माह बाद ही आप पेमेंट करेंगे और आपका खत्म हो जाएगा। सही हो गया।
टीयर 2 जो है उसमें 8 साल तक जो है ना हो सकता है। इसके टीयर 2 के अंदर आप टर्म भी दे सकते हैं लोन, और इसके अंदर आप जो है ना वो डेवलपमेंट लोन भी दे सकते हैं, और इसमें ग्रेस पीरियड भी 1 साल का अलाउ किया गया है कि आप अगर आप देना चाहें 1 साल तक का ग्रेस पीरियड अलाउ किया है। ग्रेस पीरियड का आप सबको बहुत भी वाकिफ है, इसका मतलब ये है कि 1 साल तक आप उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिकवर नहीं करेंगे, सिर्फ मार्कअप रिकवर करेंगे। इसमें जो डेट टू इक्विटी रेशो है कि कितना बैंक डालेगा और कितना जो लोन लेने वाला बंदा है वो पैसा डालेगा, उसको अगर हम देखें तो जो टीयर 1 और 2 है उसके अंदर 90% जो है वो बैंक पैसे देगा और 10% उसकी अपनी इक्विटी होगी, जबकि टीयर 3 के लिए जो है वो 80-20% जो है वो आपकी इक्विटी का होगा। इसके अंदर जो 10% है वो आप इन फॉर्म ऑफ कैश भी ले सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट, इन फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं जी। अब बात करते हैं एंड यूजर रेट की कि कितना इसके मार्केट वैल्यू। टीयर 1 जो है चूंकि वो हमने बनाया ही किसानों के लिए या तमाम उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है कंडीशंस से, उसके बाद 0% मार्कअप है, कोई मार्कअप नहीं इसके ऊपर होगा टीयर 1 के ऊपर। टीयर 2 के ऊपर 5% मार्कअप है और टीयर 3 के अंदर 7% मार्कअप है। ये फिक्स मार्कअप है जो कि एंड यूजर को चार्ज होगा। टीयर 1 के जितने भी लोन है ये सारे के सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक से होंगे, ये कमर्शियल बैंक्स नहीं करेंगे, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स करेंगे। और टीयर 2 और 3 जो है उसमें कमर्शियल बैंक भी होंगे और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी होंगे। जिस तरह हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, जो कि सबसे बड़ा अगर हम देखें एसएमईज का जो मसला आता है वो आता है कि उनके पास सिक्योरिटी जो होती है कोलैटरल नहीं होता, ये बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए हमने पहले भी स्कीम लॉन्च की थी, उसको बड़ा जबरदस्त मिला भी था, रिस्पॉन्स भी मिला था, बहुत ही साफ स्कीम। उसमें हमने ये कहा था कि आपकी कोई कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसी की लर्निंग के ऊपर और आपकी फीडबैक के ऊपर जो है वो जो हमारा इसका टीयर 1 है और टीयर 2 है वो बिल्कुल क्लीन लोन होंगे, उसके अगेंस्ट कोई भी कोलैटरल नहीं चाहिए होगा। पर्सनल गारंटी का जो होता है वो आपको चल जाएगा। और टीयर 3 जो है उसके तहत टीयर 3 और जो गाड़ियों का लोन होगा या कोई व्हीकल लोन होगा उसके ऊपर जो है ना एज पर बैंक पॉलिसी हाइपोथिकेशन या बाकी चीजें जो है ना वो होंगी। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ लोन्स पर बॉरोवर। इसमें जी मैक्सिमम जो है 2 लोन्स लिए जा सकते हैं पर बॉरोवर, जिसकी मैक्सिमम अगर कम्युलेटिव जो फाइनेंसिंग होगी वो 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो लोन है उसके अंदर ये स्पेशल दी गई है कि एक लोन आप प्रोडक्शन के लिए ले सकते हैं और एक लोन आप डेवलपमेंट पर्पस के लिए ले सकते हैं, जैसे कि कोई आपने ट्रैक्टर लेना है या वैसी चीजें लेनी है उसके लिए ले सकते हैं। सर एक कस्टमर ने लोन पहले जो वेज डाल दिया वही काम शुरू कर दिया, क्रॉस ट्रांजैक्शन बंद करो, इसमें ले सकते हैं इसलिए मुकम्मल आप डिटेल दे दें, उसके बाद भी सवाल करना है 100 ठीक है, सारे खाते हैं इस पे ना बोलो थोड़ी बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, आप जैसा कह लेंगे जो जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो आप सारे सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया, शुक्रिया जी। इसके अंदर अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की यानी कि कौन से अदारे हैं जो इसको करेंगे, तो तमाम कमर्शियल इस्लामी बैंक जो है इसके अंदर करेंगे। और इसके अंदर स्पेशल एक दफा ये हमारा एक ऑलरेडी अरेंजमेंट होता है कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं उनको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक, और उसके थ्रू इस दफा माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। इस लोन में एक बड़ा खास चीज है जो पहले भी होती है कि जो 25% लोन है वो खवातीन को दिए जाएंगे, यानी कि हर चौथा लोन जो है वो खवातीन को ही डिस्कस किया जाएगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी हर बैंक के इम्पैक्ट जो है बाद में असेसमेंट भी होगी। टर्न अराउंड टाइम यानी कि कितनी देर में आप लोन अप्लाई करेंगे और आपको कितनी देर में कर्जा मिल जाएगा, तो इसमें टर्न अराउंड टाइम रखा गया है 45 दिन, यानी कि 45 दिन के अंदर आपने जितने से लोन अप्लाई किया उसके 45 दिन के अंदर आपने लोन करना है। इसमें एक चीज अब थोड़ा कंफर्म कर दूं कि अक्सर ये होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग होते हैं बॉरोवर एंड के ऊपर, उसके से डिले होता है, तो उस चीज को अगर हम निकाल दें, अगर हम अज्यूम करेंगे हर चीज परफेक्ट है तो विदिन 45 डेज आपने सारी डिस्कसमेंट मुकम्मल करनी है जी। एप्लीकेशन इसकी किस तरह होगी, इसके लिए जी ऑनलाइन जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर यूथ पोर्टल है, उसके तहत सारी की सारी एप्लीकेशन होगी। उसकी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर इसका बकायदा आगाज कुछ ही दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे स्कीम को, उसके बाद उस पोर्टल को एनेबल कर दिया जाएगा और उसके तहत सारी सेंट्रलाइज जो है ना वो बुकिंग होगी जी। दूसरी स्कीम है जिसको हमने लेटेस्ट पे चीजा से अप्रूवल लेके इसके अंदर डाला है, वो है फार्म मैकेनाइजेशन की। जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम स्कीम्स आई हैं किसान लोगों के लिए। इस दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है जो कि 21 दिसंबर को उसका सर्कुलर किया गया है,
इसके अंदर क्या होगा कि फार्म मैकेनाइजेशन के लिए लोन दिया जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी मशीनरी जो कि आपकी फार्मिंग के अंदर यूज होती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो थ्रेशर हो, चाहे वो हार्वेस्टर हो, प्लांटर आ गए हैं आजकल ये मूंजी लगाने के लिए, या मोबाइल ग्रेन ड्रायर्स हो, या सोलर ट्यूबवेल जो कि आजकल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सोलर ट्यूबवेल भी हो, वो भी इस स्कीम के तहत जो है आप ले सकते हैं। ये स्कीम 1 साल के लिए की गई है। इस स्कीम के तहत आप मैक्सिमम 3 करोड़ यानी कि 30 मिलियन का लोन ले सकते हैं और इसके ऊपर फिक्स मार्कअप जो है वो 7% का है। इसके अंदर तमाम फार्मर्स जो कैटेगरी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी बनाई गई है ट्रैक्टर की और थ्रेशर की, उसके तहत तमाम फार्मर्स एलिजिबल हैं। फाइनेंसिंग जितनी भी इसके अंदर होगी, जिस तरह कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर की जो फाइनेंसिंग होती है उसके लिए LAP यानी कि लोन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एक्ट 1973 है, उसके तहत इसकी सारी जो है ना फाइनेंसिंग होगी और उसके तहत ही सारी इसकी इवैल्यूएट होगी। इसमें इस स्कीम की एक खासियत ये भी है कि इसमें सिर्फ नई चीजें नहीं, आप लेट से कोई यूज्ड ट्रैक्टर, कोई यूज्ड थ्रेशर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको जो बड़ी मशीनरी है कोई बोर्ड होती है तो ज्यादातर यूज ही मिलती है या रिफर्ब मिलती है, तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। बस उसका ये होगा कि उस पे जैसे बैंक उसको एक वैल्यूएट करवा लेते हैं, उसकी वैल्यूएशन करवा लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसके बाद वो भी एलिजिबल होगा। और इसके अंदर जो भी मशीनरी है उसकी हाइपोथिकेशन के जो है होगी और वही है आपका एज अ सिक्योरिटी बन जाएगा, मतलब कोई आपको अलग से जमीन जो है उसको प्लेज नहीं करवाना पड़ेगा। डेट टू इक्विटी की हम बात कर रहे थे, जिस तरह एसएमई में हम लोगों ने बड़ा लेवरेज दिया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर 75% जो है वो बैंक देगा, 25% जो है वो किसान या कोई भी ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि एग्रीकल्चर के अंदर है वो खुद डालेगा इसके अंदर। इसकी रिस्क कवरेज भी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्क कवर कर रही है, 25% तक लॉस जो है वो गवर्नमेंट इसके अंदर कवर कर रही है इन केस ऑफ एनी लॉस। इसके अंदर भी तमाम तर बैंक जो हैं, चाहे वो इस्लामिक हो या कमर्शियल हो, एलिजिबल हैं। और इस स्कीम के तहत कोई भी जो डिस्बर्समेंट है लोन की वो इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी पार्टी से कोई चीज़ खरीदी तो बैंक डायरेक्टली उनके नाम पे पेमेंट ऑर्डर या जो भी तरीकाकार होगा अदर देन कैश वो पेमेंट करेगा, कोई भी पेमेंट कैश में नहीं होगी। इस चीज़ को लाने का मकसद ये है कि ताकि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है उसको इंश्योर किया जाए कि वो एक राइट पर्पस के लिए हो रही है। अब कोई सवाल आपके हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। नहीं मैं नहीं बोलना, मैं तो कर कहेगा मैं Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to Chief Manager State Bank of Pakistan, the Gujranwala, Waheed Saab and his team. First of all, before I go to this topic, I really appreciate the efforts are done by the Chief Manager in Gujranwala. He is very helpful and very kind to the businessmen. I really appreciate your all team efforts with the business community. And moreover, yesterday we had a meeting with Governor of State Bank, and I was very happy that our problem was already conveyed by Waheed Saab. I am very thankful to him, and me and as well as all the business community importers and exporters to be thankful to Waheed Saab. Waheed Saab, thank you very much. Your other thing, Chairman Steve Saab and my senior vice president, very competent, and Mayor Pervez and all my other team, executive members as well as. If you see, and I have also studied this team, it looks a good team. I wish that this scheme should be successful, and it should be not like the previous schemes that should not be complicated for the farmers and as well as for the other community. There are so many schemes have been done by the government presently and in the past, but there is no so much advantage out of that scheme. So I hope that this scheme should be really very nice, and it will be very helpful for the farmers and the youth. What do you say? Youth? Yeah. So I also appreciate the team of this government, and I will request to by all farmers and other youth people who are young, and they have to come and they have to done their best
to get the maximum benefits out of that scheme. So as the loan, the markup rate, you have told me, it is very surprising for us that the markup will be so less, whereas State Bank has imposed so much markup on the other commodities or imports, and how it is possible, it looks very difficult. As my senior vice president has also been told in the House, whereas the government has very short of funds, how the government can afford such type of schemes. If they are really serious, then I am sure that this scheme will be successful. But I wish and I request to the government of Pakistan, I appreciate this scheme, but please make it feasible and practicable and very simple and not complicated. And that's it. Thank you very much once again. My State Bank, Gujranwala, and I feel player and proud, and I am very happy today that I am addressing to the State Bank people here that in 1998-99, when Dr. Ishaq was the governor, I was here and I was the president at that time. And I am proud that with the efforts of Haji Marasa, who has died, and Sheikh Rasheed Sahab, he is our leader. He is with me now, that this full-fledged branch has been operated in 1998-99. If you do anything, that will be remembered forever. But if you will die without anything doing in your life, nobody will. Dr. Yaqub is in Mecca, but still we remember him. He has given us a loan, first this Gujranwala chapter of commerce, and because of Sheikh Naseem Saab's effort, this upstairs consortium has been completed. So I feel proud, and at that time Dr. Yaqub Saab has done so much on Gujranwala chapter of commerce, and he said on the same chair that this full-fledged branch will be started in 90 days. And mashallah, that State Bank was created in 90 days. And I wish that this scheme should be also in the same way as Dr. Yaqub Saab has already told in the House. And moreover, we have a meeting yesterday with Unisa. He is very competent person, very simple, very nice, very loving. And I hope that this scheme should be successful. Once again, thank you very much, particularly my leader, Sheikh Naseem Saab, and my senior vice president, and Umar Pervez is the young one, and the other executive members, and Wahid Saab, and his police, and her police. Thank you very much. I am very grateful to all. हाउस ओपन है, अगर इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सर इसमें जो ऑलरेडी हमारे पास रिसीव्ड एप्लीकेशंस हैं पीएम के लिए तो उनके ऊपर सर क्या स्टेटमेंट रहेगा? सो चूंकि ये नई स्कीम है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका पोर्टल नया ओपन होगा ना, क्योंकि इसकी सारी जो निटी-ग्रिटीज हैं, जैसा आपको बताया कि उसकी मॉडलिटी चेंज हो गई है। पर वो लोग तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं, फ्रेश पोर्टल आएगा ना, उसमें फ्रेश भी कर पाएंगे अप्लाई, यानी वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं होगा। लेकिन वो आज की डेट में से नहीं है, मैंने कल थोड़ा सा चेक किया नहीं, वो पोर्टल ऊपर तो अभी है, बट वो ऊपर से कह रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। मैं थोड़ा सा दादा साहब जिसने जिक्र किया ना कि इसके पोर्टल की जो इनोग्रेशन है वो फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेंगे, तो जब वो करेंगे तो फिर नया एक विंडो ओपन होगा उसके अंदर, वो अभी इसमें ओपन नहीं होगा। अगर आप अभी भी खोले ना उसको तो प्रीमियम पेज की चीजें बता रहा हूँ, तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब इनोग्रेट करेंगे। इस मीटिंग को लाने का मकसद ये था कि एक तो आपको बता दें कि ये चीज़ होने जा रही है, और दूसरा ये आपसे फीडबैक इसके ऊपर ले लें कि जो है किस तरह से स्कीम को आगे लेकर जाए। सो स्मीटा का इसके अंदर रोल थोड़ा बता दें कि जिस तरह से हमारे स्टार्टअप्स हैं या हमारे जो बाकी एसएमईज हैं उनके बिजनेस प्लान बनने होते हैं, ठीक है, या उन्होंने कुछ चीज़ करनी होती है, स्पेशली जब आपकी क्लीन लैंडिंग होती है जिसके लिए कोई आपका वो होता नहीं है, उसके लिए उनको बिजनेस मॉडल बना के देंगे जो कि बैंक्स को एक्सेप्टेबल होंगे। आपने स्मीटा के आपसे मलिक साहब को इन्वाइट किया, अभी और इधर आपको किया है तो उसी ये इनका हमारे को आपको बिजनेस मॉडल बनाएंगे। एलिजिबल होंगे। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि वो 2% देते हैं, तो जैसे वो एओपी में पार्टनर किया और पीडीपी में पार्टनर किया, तो वो पर्टिकुलर फर्म में जो रिमेनिंग करेक्टर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
सी बिजनेस मैं समझा नहीं। जैसे एओ के एबी ठीक है, क्योंकि मिस्टर ए दे दिया, ठीक है ना। अब मिस्टर बी ये अप्लाई कर सकता है कि वो बिजनेस ऑलरेडी लो हो गया। वो बिजनेस का लोन भी शुरू होगा ना, यानी कि इस तरह, क्योंकि देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि आप बात करें एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, जब ईओबी का अप्लाई करेगा तो पूरे का पूरी एसोसिएशन, वो पूरे बिजनेस ही एक लोन में उस बिजनेस पे वो नहीं कर हाँ। सकता। अगर वो किसी और फर्म में और भी कर सकता है। वो कर सकता है। अदर एंटिटी में कर सब ये केजे में था, बिल्कुल उसका एक मॉडल में अप्लाई होगा। जी सर, कुमार साहब प्लीज। इसमें जो वर्किंग कैपिटल लोन है जी जी। वो भी करंट फाइनेंस की शुरू में वर्किंग साल हो गए या रनिंग फाइनेंस में? वर्किंग कैपिटल जो है उसका, क्योंकि इसमें वो रनिंग फाइनेंस का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो नहीं होगा। वर्किंग कैपिटल तो हमेशा होते रनिंग फाइनेंस। हाँ जी, लेकिन वो साफ स्कीम में भी इशू था कि रनिंग फाइनेंस नहीं था, करंट फाइनेंस, इसलिए इसमें भी क्लैरिफिकेशन हो गई। चलिए इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं। वो करवा भी देंगे, लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल के लिए कह रहे हैं तो वो तो रनिंग फाइनेंस की तरह ये होना चाहिए लेकिन वो था नहीं। ठीक हो गया। लास्ट टाइम में नहीं था सर, उसमें जो वर्किंग थी वो वर्किंग की है तो उसको हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये वर्किंग ये इसको मैं कंफर्म कर साफ में पड़ा है उससे बात कर रहे हैं। साफ में क्योंकि था ये सब चीजें साफ में टीएफ की शक्ल में ही ज्यादा डिस्कशन की गई थी वर्किंग कैपिटल से। साफ कुछ बैंक्स ने जो है वो बाद में रनिंग फाइनेंस में किया भी था। वो 30 शेयर इंस्ट्रक्शन भी आई थी ना कि वो और फ्रेंडली को लॉक कर दिया जाए। जी और ठीक हो गया। जी मैडम, और मैं सुबह सोसाइटी के एक नुमाइंदे के पास भी आता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैंने गाँव की खवातीन के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया और खासतौर पर ग्रासरूट लेवल में, उसके अंदर सबसे पहले तो खवातीन के पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते और उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्हें किधर जाना। तो इनका शुक्रिया कि उन्होंने स्मेडा की बात की, क्योंकि स्मेडा का भी एक्चुअली लोगों को नहीं पता, हम गाइड ही उनको करते हैं कि आप उधर जाइए। यहाँ पर स्मेडा की तरफ जब लोग जाते हैं तो उनको नहीं पता कि उन्हें किससे मिलना है। तो ये कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है हमें इन स्कीम्स के लिए आसान करनी पड़ेंगी, ताकि खवातीन जो आपका पहले डेट की आपने बात की है 1 से 5 लाख की, वो ज़्यादातर उसमें इन्वेस्ट की है, क्योंकि उसको देना वापस स्थान होगा उनके लिए और उसके लिए आपका कलेक्टर फी भी है बेसिक। तो इसीलिए उसमें 2-4 चीज़ें हैं जिसके लिए खवातीन की नुमाइंदा के तौर पर मैं बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ गुजरा वाले हैं, अब से जो वोकेशनल काम करना चाह रहे हैं, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है? पहली बात, क्योंकि वो आपके पास आ जाती है, स्टेट बैंक के पास तो डायरेक्टली आएंगे, यू विल बी नीडिंग अ बिजनेस प्लान और उनकी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। तो पहला स्टेप हम खवातीन में क्या है? सो मैडम थोड़ा सा आपको बता दें कि हम लोग एक तो अवेयरनेस सेशन के बारे में सबसे पहले खवातीन को बताने के लिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस स्कीम में माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। जो स्टेटिक्स हैं वो ये बताते हैं कि जो जितनी भी अर्बन एरिया सबर्ब्स हैं या रूरल एरियाज हैं कि सारी खवातीन जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन लेती हैं। ठीक है, उनके पास बहुत, अगर हम कंपेयर करें लोन तो बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा है खवातीन बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक बैठे हैं, नोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। सो इसमें हम ये कर रहे हैं मैडम कि चूंकि हम लोग साथ में अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, अवेयरनेस के अंदर ही हम उनको गाइड कर देंगे कि आपने किस तरह से माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाना है और माइक्रो फाइनेंस बैंक उनको फिर आगे से बता देंगे कौन सी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोन की अमाउंट बहुत छोटी होगी उनकी। जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं आई कार्ड में नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे माइक्रो फाइनेंस बैंक यहाँ बैठे, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा सर से कुछ थोड़ा सा कमेंट भी करते हैं जिस तरह खवातीन को डॉक्टर जजुआ एरिया मैनेजर यू माइक्रो फाइनेंस में। बेसिकली माइक्रो फाइनेंस की अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो आउटरीच एक्सपेंशन में इसने बड़ा रोल प्ले किया है और इस वक्त भी हमारी जो लैंडिंग है वो उसमें जो हमारे नियर बाई स्कर्ट्स है, आउटस्कर्ट्स है, वहाँ में हम फीमेल को लैंडिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए हो गया, ब्यूटी पार्लर्स के लिए हो गया, या इवन लाइफ स्टॉक में, डेयरी सेक्टर में या फैटनिंग वगैरह में हम हमारी जो अक्सर क्लाइंट्स हैं और हमें जो डेटा है वो ये इनकॉर्पोरेट करता है कि जो फीमेल का रीपेइंग बिहेवियर है वो मेल की निस्बत बहुत बेहतर होता है। तो वी वुड लव एंड वी वुड लाइक टू शेयर आवर कोऑपरेशन फीमेल कम्युनिटी फॉर दीज लोन्स।
प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ काफ़ी खवातीन ने जो ट्रस्टेड है इसमें मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, उनका पहला स्टेप क्या होगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा सभी बैंक विजिट करें को सबसे पहले स्टेप ये है कि बैंक विजिट करें, माइक्रो फाइनेंस बैंक विजिट करें, कमर्शियल बैंक विजिट जाते तो कर लें, माइक्रो फाइनेंस क्योंकि ऑलरेडी उनसे एंगेज होते हैं तो करें विजिट। पहला स्टेप ये है। फिर ये उनको गाइड करने कि आपकी ये चीज़ें चाहिए जो पैसे चीज़ें वो ऑलरेडी कर लें। पहला स्टेप ये है। देखो क्योंकि अवेयरनेस सेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खवातीन खासतौर पे ऊपर उनको जो है वो ये सबसे पहले बात करनी है कि हमें लोन देना है। उनके लिए उनको लगता तो बहुत आसान है, देयर इज अ सर्टेन आई थिंक इसके अंदर एक मामला ऐसा होता है कि उनको उस राहदारी से गुजर के आगे तक पहुँचना पड़ता है। सो मैडम हम लोगों ने एक बार बताया कि हमने 25% फिक्स कर दी खवातीन के लिए। सो ये बैंक की कंप्लाइंस है कि उन्होंने 25% अपने टोटल पोर्टफोलियो का करने खवातीन को है। तो वन वे और अदर वे वो इंशाल्लाह इसको कुछ करेंगे। थोड़ा सवाल इनका वैसे उसी तरह आउटस्टैंडिंग रह गया है। आपने भी थोड़ा सा ये बताया कि हम उनको लोन देंगे। इनका सवाल ये था कि कोई खातून अगर लोन लेने के लिए जाना चाह रही है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जाना, यानी उसको शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, उसको ये चीज़ लेके जानी, ये चीज़ लेके, तो मेनली अगर आपके जहन में ये बात है कि कौन से 2 3 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। ये एक विजिट की तो बात नहीं है, एक दफ़ा वो जाएंगी, वो जो डेफिशिएंसी होगी उनको बता दी जाएगी, फिर वो तो ये नहीं अभी तक हम बता पाए कि जो भी कस्टमर आपके पास आएगा ये कमर्शियल बैंक में जाएगा तो पहले फेज में उसको कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना? सर पहले फेज में तो CNIC होता है जी और CNIC में फिर साथ ही होता है कि CNIC एक्सपायर ना हो। अगर एक्सपायर्ड है तो दादरा की जो स्लिप है उस कस्टमर के पास होनी चाहिए। CNI हमारे माइक्रो फाइनेंस तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही करते हैं कि CNIC। इसके बाद जब पर्सनल गारंटी की बात आती है तो पर्सनल गारंटी में सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो आप गारंटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो या तो कोई बिजनेसमैन हो या सैलरीड क्लास का हो। ये 2 चीज़ें अगर एक कस्टमर के पास होंगी तो इसके बाद माइक्रो फाइनेंस का जो अमला है या हमारा जो स्टाफ होगा वो इसको फर्दर लेके चलेगा। उसकी ECA की डाटा चेक हम मंगवाते हैं स्टेट बैंक से, अगर वो क्लियर है और उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है और पर्सन जो है वो ऑलरेडी लोन ले रहा है, ऑलरेडी जो है वो उसका बिजनेस चल रहा है, या इस केस में अगर कोई न्यू बिजनेस के लिए भी है तो हम उसके साथ डिस्कशन करेंगे कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। उसके बाद हम कोई ना कोई विदिन डेज, हमारा तो वैसे टर्न अराउंड टाइम जो होता है विदिन अ वीक हम लोन दे देते हैं, तो हम उसको बता देंगे कि आप लोन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके रीज़न क्या। ग्रांटर के लिए आपने जैसे मैंने फरमाया उसमें कुछ लोग हेसिटेट कर जाते हैं कि हमें नहीं जाना चाहता सिलसिला है, लेकिन खवातीन काम करना चाहती हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स हैं जो कि इस चीज़ के अंदर रहना चाहते हैं। दूसरी बात ये है सर कि वहाँ पर अगर एक खातून है उनको पता ही नहीं है कि आपकी स्कीम है। पहले भी साफ स्कीम के पोर्टल था, सारा कुछ था, लेकिन उतना ज़्यादा उसको मीडिया पे नहीं लाया गया। मैं खुद जाके आपके साथ मैंने काम किया, उसके अंदर बताना पड़ता था कि देयर इज अ स्कीम गोइंग ऑन। We see so many things on the social media, but we do not see anything regarding these schemes, and I think it should be more publicized. हमें तो नहीं पता होता और लोग इंटरनेट पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, यूट्यूब पे देख होते हैं, यूट्यूब पे उसकी रीच जो है वीडियोस की सॉरी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जब तक कि उसको आप टीवी पे किसी चीज़ पे नहीं लाएंगे लोगों को नहीं पता लगेगा। and the portal should be telling very much clearly कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप बैंक जाने से पहले ये लेके जाएं। It should be written on the portal. तो these are my suggestions कि इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाए। The schemes are really good और पहला केयर जो है वो बहुत attractive है बहुत सारे कंपनियों के लिए, लेकिन it should be very much clear and easy for them to थैंक यू। इसमें सर मैं एक चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। इसमें सर एक चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि इससे पहले जो भी स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट्स की उसमें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को शामिल नहीं किया गया। दे वर मेनली ऑपरेटेड बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ पंजाब। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम आई थिंक कि नेशनल अपना आपने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक्सपर्ट्स हैं टू एक्सटेंड जो माइक्रो लेवल के लोन्स हैं और उनको हैंडल करने में अगर कोई बॉडी इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से। इस वक्त 12 माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑपरेटिव हैं और सारे के सारे जो मैक्सिमम इस वक्त लोन दे रहे हैं वो 3 मिलियन तक का लोन दे रहे हैं। 40,000 से लेके 3 मिलियन तक का लोन हम लोग देते हैं। तो इस स्कीम में अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को शामिल किया गया है तो मैं बिलीव के साथ कह सकता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये एक हेल्पफुल स्कीम होगी और ये एक सक्सेसफुल स्कीम है। तो ये 3 मिलियन तक पेमेंट नहीं होती है? नहीं, उसमें हमारी कोलैटरलाइज्ड है।
स्क्रीन लैंडिंग कहाँ तक है? 0.5 तक या 0.5 जी कोई और किसी और सर ये एक छोटी सी बात, मैडम से इत्तेफाक करते हुए मैं नेशनल बैंक से हूँ, तो अर्थात 30 साल से सर्विसेज माशाल्लाह पब्लिक के लिए हम सब कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के द्वार में मुख्तलिफ लोगों को हमने अपडेट किया पब्लिक की वेलफेयर की। ये जो मेडल इशू बनाया ये बड़ा एक कमाल की बात है कि टीवी के ऊपर इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के लिए लॉन्च की जाए कि एक खातून है वो अपना सिर्फ CNI से लेके तो बैंक में प्रेजेंट होगी, यानी एक फर्स्ट फेज की इंफॉर्मेशन उसको टीवी के थ्रू मिले जो बैंक के काउंटर पे बड़ी हेल्पफुल होगी। देखिए हमें अपने कस्टमर को एजुकेट भी करना होता है अपने काउंटर पे और उसे अप्लाई भी करना होता है। तो सेकंड वाला कस्टमर इतनी एजुकेशन का मालिक नहीं कि वो हमारी उस डीलिंग को ही बर्दाश्त कर सके, तो बैंक के काउंटर पे बड़े क्लाट पैदा होते हैं। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन उनको टीवी पे मिलेगी वो हमारे लिए एक अपडेट कस्टमर की शक्ल में वो हेल्पफुल हो। तो ये ज़रा आप फेवर दें कि एक इस तरह की कमर्शियल चले जिससे कि एक घर बैठी खातून को ये एक बोल्ड उसके अंदर एक फीचर्स आए कि मैं जाऊंगी और मेरा काम ये 1 विंडो ऑपरेशन में होगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना उसे बैंकर नहीं डेवलप कर सकता उस लिहाज से जिस तरह एक टीवी की इंफॉर्मेशन करेगी। जी थैंक यू, अच्छी बात है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। इसमें जो आपका पोर्टल है इसमें ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं? इसमें नहीं सर ऑनलाइन, अच्छा। इसमें एप्लीकेशन थोड़ा ज़्यादा है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसमें आप अपनी मर्जी का बैंक चूज करते हैं कि किस बैंक से लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है बैंक को और फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें जैसे बड़ी ऐसा ये कि घर से बैठ के ही अप्लाई कर सकते हैं और अगर कोई ट्रीटमेंट वेट है जैसे इशू है और बैंक में आगे बैंक का अपना भी गाइड कर देता है कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं, मतलब उठा के करवा देते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको बैठ के अप्लाई करते हैं। वैसे भी एक थोड़ी सी बहुत बेटर हो रही है सर, ये जो पोर्टल है ना इसमें अगर रीजनल लेवल के लोगों के पास एक्सेस हो ना हर किस्म की, तो हमारे पास ना जस्ट मैं डेवलपर हूँ और एक या दो चीज़ की ऐसा दे दिया हूँ कि आप अगर आपके पास एप्लीकेशन आ गई तो आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि सर आफ्टर नादरा वेरिफिकेशन होती है फिर एप्लीकेशन फ्री होती है। तो लेकिन ये नादरा की वेरिफिकेशन है ये नेशनल लेवल होती है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन को मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं एक रीजनल लेवल तक आने में। तो ये अगर मतलब कमर्शियल बैंक्स को रीजनल लेवल पे ये चीज दी जाए तो ये मेरा ख्याल बड़ी हेल्पफुल होती है। ये अच्छी बात। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, पिछली दफ़ा हमने अप्लाई किया था उसमें उससे डेटा पर एक्सपायरी CNIC की गलत इनपुट हो गया। जब वो डाटा रिट्रीव किया तो उसने शो किया कि मैच नहीं करता। दोबारा उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हम कम से कम 9 माह आगे इतनी देर में स्कीम क्लोज हो गई। वो कम से कम हर बैंक के पास भी एक्सेस होगा, वो उसकी डेट से नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोस्टली इनपुट करने वाले लोग हैं वो अनएजुकेटेड भी हैं, बड़े ज़्यादा फार्मर। वो मोस्टली होता ही है बैंक में आते हैं, जब हम असेस करते हैं ठीक है तो वो हम पोर्टल पे खुद अपडेट कर देते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसे दोबारा ठीक करवाने में कम से कम 2-2.5 माह 3 माह लग जाते हैं। मैं इनकी बात में दोस्त हूँ, मेरा भी लास्ट में कस्टमर ने तो वो अनफॉर्चुनेटली की जगह निदान बैंक की किया था, तो बैंक निदान यहाँ से NOC मिला थोड़ा सा ये पोर्टल एडिट की ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन है, बट ये सारी चीज बहुत ही हेड ऑफिस लेवल पे और हम लोग रिक्वेस्ट भेजते थे हेड ऑफिस को, वो इतना टाइम लग जाता था कि मतलब नेशनल अगर किसी क्लाइंट ने उसको बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट कर लिया तो बैंक ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट करनी, फिर बैंक ऑफ पंजाब की डिलीट होनी, इट विल टेक टाइम बहुत ज़्यादा। पोर्टल के ऊपर बहुत इश्यूज थे, पोर्टल राइट्स के बात कह रहे हैं। हाँ वो होने में बेसिकली एंड पे ऑप्शन होनी चाहिए कि किसी भी बैंक में जाकर कस्टमर जिसके साथ वो कंफर्ट फील कर रहा है वो बैंक एंड पे सेलेक्ट करे, मैं इस बैंक से अपनी एप्लीकेशन वीडियो डेली करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब वो इनिशियल पे इनपुट दे देता है मैंने फैसल बैंक से फर्स्ट करना करवाना है, तो अगर फैसल बैंक उस क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है या कोई चीज़, हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया है फैसल करने का। लेकिन ऐसे भी इसमें आप लोग क्लैरिफाई करेंगे, आई थिंक जो इसमें जो पोर्टल आ रहा है जो मुझे सुनने में आ रहा है उसमें आई थिंक शायद बैंक्स का नाम नहीं होगा, एनी बैंक कैन गिव द फैसिलिटी एनी कस्टमर, और पिछली दफा जो बैंक्स का नाम था वो कहता बैंक को सिलेक्ट करना पड़ता था। अब इस दफा आई थिंक ये पोर्टल सामने आएगा कि फ्री होगा, क्रेडिट कर देंगे जिस तरह आपके पेमेंट में दिए
सर ने वेट किया, तो हम लोग इन सब इसको जो है अब जाने की फीडबैक टू द हेड ऑफिस ताकि बैंक का नाम ना हो तो वो जिस बैंक में है वो उसे हम ठीक करवा रहे हैं, उधर से आ जाएगा। राशिद भाई एक सजेशन है कि जो टीयर 1 में लोन है हम 5 लाख दे रहे हैं उसको इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं, इसके अगर हम रीपेमेंट की बात करते हैं ना इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, एक बंदा उसको अगर एक मतलब इसमें टेनर आपको 3 ईयर्स है लेकिन 1 साल के लिए जो बैंक लॉस देता है तो लेकिन उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, इसको अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए या इसको प्रेफरेबली 3 साल तक के लिए नहीं दिया जाए तो कम से कम 14,000 पे पे कर सकेगा मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 1 साल के लिए मिलेगा उसके लिए रीपे करना ही फीजिबल नहीं वो एक साल ड्यूरेशन वो जो आप वो बैंक की अपनी डोमेन है ना, ये बैंक की बैंक की डोमेन है, बैंक उसका रीपेमेंट इतना डिजाइन करता है, एक साल का करता है, 3 साल का। कैपिटल के लिए तो या शॉर्ट टर्म के लिए डे टू डे बिजनेस के लिए कोई 1 साल के लिए ही नॉर्मली किया है क्योंकि ज़ाहिर है जिसने 5 लाख तक लेना है तो उसका बिजनेस साइज भी उतना ही होगा, तो उसके लिए फीजिबल ही होगा कि वो 3 साल में ही पे करे। अगर आप देखें हमारी जो टीयर 1 है उसमें ये चीज़ यही पहले जो लिख दी गई आपको 3 इयर्स, और दूसरी चीज़ में हमने इसलिए लिखी है कि बैंक टू बैंक, बिजनेस टू बिजनेस, एरिया टू एरिया वेरी करती हुई चीज़ें ना, तो ये चीज़ बैंक को छोड़ दी कि अगर हम इस तरह की बाइंडिंग बना सकते हैं बैंक का डिसीजन है ना, लोगों के टर्म्स को डिसाइड करना है वो क्या समझता है, या जो क्रेडिट अप्रेजर अफसर है वो क्या समझता है कि 1 साल के लिए हो जाएगा, लेकिन ऐसे कि वो 1 साल में 47,000 रुपये की मंथली फीस आती है तो हो सकता है वो फिजिबली ना हो, उसका वो डीबीआर ही ना बने उस तरह से, बट नेट बटन बनेगी। ठीक है बात है, ये हम अपनी मीटिंग में और जब तक इंस्टॉलमेंट बहुत रीजनेबल नहीं है उस वक्त तक कोई लोन सक्सेस हो नहीं सकता। स्पेशली जो स्टार्टअप को पता ही नहीं है कि उसका पहले बिजनेस प्लान बनेगा, सारा कुछ होगा, फिर उसके बाद उसने तो शुरू करना है इन कंपैरिजन विद द अदर पर्सन हु इज ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस, सो आई एम श्योर उसका कोई डिफरेंट होगा। तो इसमें ड्रॉप्स वाले केस में एक और क्लैरिटी है कि अगर 1 साल में रीपेमेंट कर दिया तो स्कीम से जो चल रही है तो दोबारा स्कीम में अगले साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे स्कीम ये कहती है कि वो 2 डेवलपमेंट लोन या 2 प्रोडक्शन लोन या 1 डेवलपमेंट प्रोडक्शन ले सकते हैं, स्कीम ये कहती है, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत से उनका कहना है एडजस्टमेंट होने के एक साल बाद पुरानी ड्रॉप को दोबारा की ड्रॉप के लिए उस स्कीम को दे सकता है अगर स्कीम में रहेगा। प्राइवेट किसी लग रही है लेकिन आपको क्लैरिटी लग रही है इसके ऊपर। देखो ये चीज हम लिखी भेजी थी, ये जो इक्विटी के फंड की से मतलब फार्म ऑर्गेनाइजेशन में 25 और 75 है, तो ये से हमने तो वैसे लिखा था ये ज्यादा कर दी इक्विटी, बट उनको सब पूरा रूल नो अगर आप लोग इसको करें वो थोड़ा इंडिकेटर रेट पे होगा, इंडिकेटर रेट देखिए इसी ऊपर रिवाइज हुआ और बड़े बहुत अच्छे किए स्टेटमेंट स्पेशली है, बट अगर हम प्रीवियस इंडिकेटर रेट को देखेंगे तो वो आपको पता बहुत गया है। अच्छा जो मैकेनाइजेशन है ना उसके अंदर ये रिसेंट वाले इंडिकेटर रेट्स का दिक्कत नहीं सर मैकेनिज्म में पीएम आपको जो 2020 वाले इंप्लीमेंट किए अगर उसमें हो सकते हैं ठीक है वाले तो वो एक बड़ा इसमें बेनिफिट हो सकता है। वो रेट बोला है सब एक बोला है कि जो जिक्र हुआ है इसमें पुराने इंडिकेटर रेट्स का और अभी हमने अपडेट की है, तो मैं उनकी आपने जो सर पुराने और नए में दुनिया आसमान के मोड़ का फर्क है। हां जी इंडिकेटर रेट से हम पूछ लेते हैं और इक्विटी सब लिखने अगर आप लोगों को कह रहे थे इक्विटी को उसमें लेकिन इंडिकेटर रेट से नहीं कोई बात नहीं है, फीस है ना आप दे रहे हैं ओके बहुत ही सब ऑल बैंक्स जो भी टीएफ कर रहे हैं 20% इक्विटी दे रहे होते हैं, ठीक है 25 तो मेरा नहीं ख्याल थोड़ा सा हैवी मोड बन जाते हैं, इक्विटी प्राइस 2.4 है उसमें 6.6 तो उसकी इक्विटी बन जाएगी, ठीक हो गया। जी और किसी का कोई सवाल? जी मैडम। सर मार्कअप के वाले से आपने बताया कि 7% है मार्कअप फिक्स है, इसमें जरा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि ये टर्म पे डिपेंड करेगा या ओवरऑल जितनी टर्म होगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 साल है 3 साल है 4 साल है कोई वैल्यू तो नहीं करेगा, ये एक चीज़। और दूसरा मैटर ये है कि जो अगर 5 साल या 3 साल ये कमर्शियल बैंक पे जाता है वहाँ पे जाता है तो वो अपनी टर्म एंड कंडीशन तो नहीं अप्लाई करेगा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये रेट फिक्स है जो ये सब प्रूव हो गया कि बस लेट्स से 7% के ऊपर तो उसका बैंक के रेट से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो अपने पूरे जो करेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना इसका बैंक उसमें चेंज नहीं होगा, ये नहीं रहेगा। लेकिन सर ये चार्ज तो पर एनम होगा ना, वो जो कह रहे हैं मार्कअप जब भी आता है ना वो पर एनम चार्ज होता है 7% पर एनम,
यानी 1 साल का 7,000, तो 2 साल का 14 हो जाएगा, 3 साल का 21 होगा। वो तो वेरीफाई कर गया ना मैं आपका आज का फिक्स है। वो एनुअली है ना, एनुअल में तो करेक्ट करेगा। काइंडली जरा बारी से बोलिएगा प्लीज। असल में सर देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, ये देखिए जो भी होगा उसकी क्वार्टरली मार्कअप उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, जितनी अमाउंट ऑप्शन होगी वो बैंक आपका आरपीएस बनता है, उसमें उसको डिफाइन किया जाता है, उसमें ऐसा ये वाला इशू नहीं आता जो आप कह रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पीएमजे में काफी फाइनेंसिंग किया, उसमें ये इशू समझ गया। सर ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आई थिंक 14 नहीं होगा जो सर बात कर रहे हैं 14। यही कहना चाह रहा हूँ। फिक्स हो जाती है वो में ये प्रोग्राम होती है, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो अपडेट होता है, इसमें कम करेंगे स्टॉक ज्यादा बन जाएगा। रेट्स बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो जब आपका लोन साइन होगा ना, तो आपको अगले जैसे 3 साल का लोन है, तो आपको 3 साल के हर महीने की हर फीस बता दी जाएगी, और वो वही देगी, वही बढ़ेगी ना कम, वो वही देगी। वो आरपीएस रेट को डिफाइन जी बिल्कुल। जी किसी और को भी सवाल? अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो चैम्बर स्टार्टअप्स के लिए कर रही है, हमारा ऊपर एक डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट। हम उसमें अभी एक वर्किंग करवा रहे हैं स्टार्टअप सेल की। उसमें ये होगा कि बेसिकली हमारे चैम्बर के पास जो नया यूथ है वो अपना कोई आइडिया लेकर आता है और हमें उस आइडिया में पोटेंशियल लगता है, तो हम उसका बिजनेस प्लान भी बनाने में उसकी मदद करेंगे और उसको लोन या तो चैम्बर देगी या हम उसको आउटसोर्स करवा देंगे किसी बैंक से गारंटी के साथ। तो ये एक चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई थिंक ये स्कीम जो है वो भी काफ़ी हमें बेनिफिट देगी, इसके ऊपर हेल्पफुल होगी। तो बाकी सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आप आए, आपने टाइम दिया और ये स्कीम जो है इंशाल्लाह आई थिंक मोर बेनिफिट टू यूथ। तो लेट्स एम्पावर यूथ, ताकि जो हमारी मुल्क की इकोनॉमी की हालत है वो जो पहिया रुक गया है उसको हम दोबारा चला सकें। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन।